बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा के मरने के बाद हम चचा के पास रहने लगे तो चची हर वक्त मेरी अम्मा को गालियां देती रहती और अम्मा चुपचाप सह लेती। एक दिन चची ने अम्मा के गले में दुपट्टा डाल दिया और कहने लगी मेरे बच्चों को इंटरटेन करो। ये देखकर मेरा दिमाग फट गया। मैंने चची के सर पर डंडा उठाकर मार दिया। चची ने मार मार कर मुझे हलकान कर दिया और हमें घर से निकाल दिया। फिर चचा से बोली कि हम उनके बच्चों को जान से मारने लगे थे। मैं सड़क पर छोटे बहन भाइयों के लिए भीख मांगने लगी कि मेरी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ी गाड़ी से मेरी माँ को पोलियो का मर्ज था। वो शुरू से कुछ लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन फिर भी घर के सारे काम मेरी वालदा बड़े खुश उसलूबी से कर लेती थी। हम अपने घर में बहुत खुश थे। मेरे वालिद का काम बहुत अच्छा था, लेकिन रहते हम किराए के मकान में ही थे। पहले तो हम दादा के घर में ही रहते थे, जहाँ हमारी फैमिली और चचा की फैमिली रहती थी, लेकिन चची का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। इससे पहले कि आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते, मेरे वालिद ने किराए का घर ले लिया और हम वहाँ पर चले गए। चची तो हमसे बहुत कम मिलती थी, लेकिन अलबत्ता चचा का मेरे वालिद से बहुत प्यार था, इसलिए वो घर पर आया करते थे। अक्सर अपनी कमाई की कमी का रोना रोया करते थे। मेरे वालिद का कारोबार अच्छा था, इसलिए वो चचा को आए रोज़ मुट्ठी में पैसे दे दिया करते थे। ना तो इस बात पर कभी मेरी वालदा को एतराज़ हुआ था और ना ही हम लोगों को, लेकिन मैंने बताया था कि जब हम पर वो मुश्किल वक्त आएगा तो चचा और चची का असल रूप हमें नज़र आएगा। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और मुझसे छोटे दो भाई थे। जब एक दिन चचा और चची घर पर आए और मेरे रिश्ता मांगने लगे, मैं उस वक्त महज 17 साल की थी। मेरे वालिद ने कहा अभी तो मेरी बेटी छोटी है। चचा कहने लगे हम कौन सा अभी शादी करने को तैयार हैं, लेकिन बस रिश्ता तय कर दो कि आज के बाद से लुबना हमारी अमानत है। मेरे वालिद ने भी हाँ में हाँ भर ली। एक छोटा सा फंक्शन हुआ जहाँ ज़ुबैर की अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई गई। हम एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए शादियों को फैज़ल वलदैन ही किया करते थे। मेरी कोई ख़ास चॉइस भी नहीं थी और बाज़ाहिर ज़ुबैर अच्छा लड़का था। बस चची के मिजाज से मेरी माँ बहुत घबराती थी। कहती थी कि मुझे शबाना की आदत कुछ अलग लगती है, ये ना हो कल को मेरी बेटी का जीना दो भर कर दे। मेरे वालिद कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, फिर इशफाक भी तो है, कितना चाहता है हमारी बच्ची को, और ज़ुबैर भी अच्छी आदत का मालिक है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक शबाना को भी अकल आ ही जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे बाप के पास वक्त नहीं है। मेरे वालिद को दुकान पर ही दिल का दौरा पड़ा और वहाँ मौजूद बहुत से आगे पीछे के दुकानदार ही उन्हें अस्पताल लेकर गए। जब तक हम तक खबर पहुँची और हम अपनी वालदा के साथ अस्पताल पहुँची, तब तक वाले साहब हमें छोड़ के जा चुके थे। मेरी वालदा तो सदमे के मारे गिश खा कर बेहोश हो गई। चचा को भी मैंने बुला लिया, वो भी बहुत रो रहे थे। हम पर तो जैसे अचानक से क़यामत टूट पड़ी थी। ज़हन गुमान में भी ना था कि हमारे अब्बा हमें छोड़कर यूं चले जाएंगे। मेरे छोटे भाई दोनों ही रो रहे थे। एक 8वीं जमात में था और एक 6ठी जमात में था। बड़ी बहन भी रो धो के अपने घर को वापस चली गई। किराए के एक मकान में हम लोग रहते थे और हमारा विरासत का मकान चचा के पास था, जो कि दादा की विरासत में मेरे अब्बा और मेरे चचा का हिस्सा था। चचा हमें अपने घर लेकर गए, वहीं मेरी वालदा इद्दत में बैठ गईं, लेकिन चची का रवैया बड़ा अजीब था। कहने लगे इशफाक तुम क्यों इनको अपने घर पर ले आए हो, ये लोग अपने घर में ही रहते तो बेहतर था। वैसे भी तुम्हारी भाभी से पर्दा बनता है और एक घर में रह के कहाँ इतने पर्दे की पाबंदी होगी। चचा कहने लगे भाभी कमरे में रहेंगी और मैं वैसे भी दिन भर अपने कामों में होता हूँ। दिन में भाभी घर में आराम से चल फिर सकती हैं, मेरे आने से पहले वो कमरे में बैठ जाएंगी। अब मैं अपने यतीम भतीजों को कहाँ अलग घर में रखूँ। पहले तो भाई साहब थे तो घर के किराए का इंतज़ाम भी हो जाता था, अब भाभी कैसे किराया भरेंगी। दोनों बेटे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। मेरे भाई की औलाद है, मैं इन्हें नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। चची कहने लगी हाँ तुम्हारी तो कपड़े की मिल चलती है, कारखाने चलते हैं, जो तुम अपने भतीजों को ही पाल लोगे। चची की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कमरे से बाहर जा रही थी। ज़ुबैर के माथे पर भी बल थे। मैं चुपचाप किचन में चली गई, सबके लिए नाश्ता बनाया। मैं अब 11वीं जमात में पढ़ती थी और मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मुझे वो BA करवाएं। देखा जाए तो घर में हमारा भी हिस्सा था और घर इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन फिर भी चची ने हमें एक ही कमरा दिया था।
जहाँ मैं, मेरी वालदा और दोनों भाई रहते थे। मैंने सब के लिए नाश्ता बनाया, पराठे और आमलेट बनाकर दस्तरखान पर रख दिए। लेकिन मेरी चच्ची कहने लगी, ये क्या किया है, फ्री में आ रहा है क्या? तुम्हारे बाप ने हमें घी के कनस्तर दिए थे, रोटी पर इतना घी लगाती हो। हालांकि घी मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, लेकिन चच्ची के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ुबैर भी नाश्ता कर चुका था, मेरे चचा भी, और चच्ची की दोनों बेटियां भी। बस मैं, मेरे दोनों भाई और वालदा ही रह गए थे नाश्ता करने वाले। मैंने सोचा पहले सब नाश्ता कर लें तो मेरी अम्मा के साथ कमरे में बैठकर नाश्ता कर लूँगी, लेकिन चच्ची ने तो जैसे मेरा हाथ रोक लिया। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद पराठा बनाने की, सूखी रोटी बना। मैंने सूखी रोटी बनाई। कहने लगी, कल से कोई ज़रूरत नहीं है अंडे का आमलेट बनाने की। पता है एक अंडा कितने का हो गया है? हमारे यहाँ पर पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। अभी तो ज़ुबैर भी पढ़ रहा है, छोटी मोटी नौकरी करता है, और इस पर हम ऐसी अयाशियाँ नहीं करवा सकते जैसी तुम्हारा बाप करवाता था। मैं चुपचाप सूखी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार लेकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद चच्ची की सारी बातें वो सुन चुकी थी। कहने लगी, शबाना की ज़ुबान की तेज़ी की वजह से ही मैंने ये घर छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे दोबारा यहाँ ले आएगी, वो भी इस हाल में। मैंने कहा, अम्मा कोई बात नहीं, वक्त है, गुजर जाएगा। कहने लगी, तुम्हारे भाइयों के बड़े होने में बहुत वक्त लगेगा। अभी तो एक 6ठी जमात में और एक 8वीं जमात में है। पता नहीं कितने साल लगेंगे इन्हें अपने कदमों पर खड़ा होने में। तब तक क्या हमें इन्हीं के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा? मैं अपनी माँ को झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकती थी, लेकिन सच यही था कि हम कहीं और नहीं जा सकते थे, क्योंकि मेरा कोई मामू नहीं था। 2 खालाएँ थी, दोनों शादीशुदा अपने घर की थीं। नाना नानी थे नहीं। अभी मैंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था कि चच्ची मुझे आवाज़ देने लगी। हालांकि घर में उनकी 2 बेटियां और भी थीं, एक मेरी जितनी, एक 15 साल की। मैं बाहर आई तो कहने लगी, अगर मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है तो घर की सफाई कर लो। और बर्तनों का ढेर देखा है तुमने? लग रहा है जैसे रात को बर्तन तुमने धोए नहीं थे। हालांकि मैं रात को पूरा बावर्ची खाना साफ करके बर्तन धोकर ही सोती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैंने सबसे पहले बावर्ची खाने में जाकर बर्तन और पूरा बावर्ची खाना साफ़ किया। इसके बाद पूरे घर की सफाई की। अभी सफाई करके फारिग हुई थी तो चच्ची कहने लगी, दोपहर को क्या फाका करना है, खाना नहीं बनाना? मैंने कहा, आप बता दें कि क्या पकाऊं? कहने लगी, दाल बना लो, और हाँ, जितने प्याज हरी मिर्चें मैंने छुरी के पास रखी हैं बस वही डालना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चुपचाप दाल बनाई, आटा गूंदा और सब के लिए रोटियां बना दी। अभी मैं खाना अपनी अम्मा के लिए डाल रही थी कि चच्ची कहने लगी, बैठे बैठी तुम्हारी माँ को बड़ी भूख लगती है। अरे जिसका शौहर मर जाए उसकी तो भूख ही ख़त्म हो जाती है, और तुम्हारी माँ का अभी दोपहर के 3 भी नहीं बजे और उसे खाने की भूख है। मैं बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी। मैंने कहा, चच्ची खाना पीना बस उसी का ख़त्म होता है जो दुनिया से चला जाता है। दुख का ताल्लुक भूख से होता तो शायद मेरी माँ खाने के लिए भी कुछ ना मांगती, लेकिन हमारे लिए सब कुछ हमारी माँ है। मैंने खाना दे दिया है, इसके बाद आप कह दीजिएगा जो भी काम कहना होगा। मैंने अपने भाइयों के लिए भी खाना डाला। वो ज़्यादातर कमरे में रहते थे मेरी माँ के पास, क्योंकि चच्ची उन्हें बाहर बर्दाश्त नहीं करती थी। कहती थी, तुम लोगों ने हंगामा मचा रखा है। हालांकि जब से हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था मेरे दोनों भाई चुपचाप से रहने लगे थे। मैंने खाना कमरे में ले जाकर अपनी वालदा और भाइयों को दिया। जब खुदा खाना खाने लगी तो चच्ची कहने लगी, लो भाई, यहाँ बाप को मरे हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और इनकी भूख है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बीबी जल्दी खाना ख़त्म करो, कपड़े का ढेर लगा है वो भी धोना है। मैंने अपनी चच्ची को देखा। मैंने कहा, नुसरत और रज़िया को भी बोल दें मेरे साथ लग जाएं। अभी तो मैंने पूरा किचन संभाला है, सफाई भी पूरे घर की कर चुकी हूँ। वो कहने लगी, मेरी बेटियाँ क्यों काम करने लगे? अरे इनका तुम बाप अभी जिंदा है, जिसका मरा है वो काम करे। मुफ्ती रोटियां मैं किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। जो चच्ची की ज़ुबान सुनकर मेरा दिल कट के रह गया। बहुत बदतमीज़ किस्म की औरत थी। मैंने खाना बीच में छोड़ा और कपड़े धोने लग गई। कपड़ों का ढेर था, लग रहा था
पिछले 15 दिन से किसी ने कपड़े धोए नहीं थे और ज़रा सा भी निशान रह जाता तो चची कहती, बुरश मार के इसके निशान दूर करो। कपड़े धोकर ही मैं थक चुकी थी। शाम हो चुकी थी। मैंने सारे कपड़े रस्सी पर फैलाए। मेरी कमर दुखने लगी थी। अपने घर में तो अब्बा ने झाड़ू पोंछे कपड़ों के लिए मुलाजमा रख दी थी और यहाँ मैं मुलाजमा बन के रह गई थी। शाम को मैं कुछ देर के लिए लेटी थी जब मेरी चची आ गई। कहने लगी, लो भाई, यहाँ नवाबजादी के आराम ही पूरे नहीं हो रहे। अरे भाई, रात को क्या कुछ नहीं पकाना? मैंने कहा, चची दाल पड़ी हुई है, रात का गुजारा हो जाएगा। कहने लगी, मेरे बच्चे नहीं खाते, एक खाना दो दो बार। चलो जल्दी से रात के लिए कुछ पकाओ। ऐसा करो, शामी कबाब बना लो। मेरी नुसरत को शामी कबाब बहुत पसंद है और ज़ुबैर भी बड़े शौक़ से खाता है। मैं उठकर किचन में आ गई। शामी कबाब बनाए, फिर चची के लिए और उनकी बेटियों के लिए चाय बनाने लगी। जब ज़ुबैर किचन में आया तो कहने लगा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? मेरी बात सुनकर कहने लगा, अंगारे क्यों चबा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा है? मैंने कहा, तुम्हें अपनी माँ का रवैया नज़र नहीं आता? हम पर मुसीबत आई है तो उन्होंने अपने असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए हैं। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम अम्मा की आदत को जानती हो। वो ज़ुबान की ज़रा कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हें लगता है। तुम बताओ, क्या ये चचा का अपना ख़रीदा हुआ घर है? दादा की मलकियत है और इस पर उतना ही हक हम लोगों का भी है जितना तुम लोगों का है। मेरे बाप ने तो घर किराए पे ले लिया था, तुम लोगों को घर से निकाल के घर का बंटवारा नहीं किया था और ना ही घर बेचा था। और कुछ ना कुछ तो एहसान इंसान के अंदर होना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, देखो, तुमने सारी ज़िंदगी इसी घर में रहना है। जब तक तुम्हारे दोनों भाई बड़े नहीं हो जाते, कमाने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक ताई अम्मा यहीं रहेंगी और जब वो दोनों कमाने लगेंगे तो ताई अम्मा उनके साथ अलग घर में चली भी जाएंगी, लेकिन तुम्हें यहीं रहना है सारी ज़िंदगी। इसलिए अम्मा से बयान बना के रखो। मैंने कहा, उसका तरीका मुझे बता दो, किस तरह से बना के रखूँगी उनके साथ? वो तो मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं जैसे कि अपनी मुलाजम के साथ करते हैं। तो मैंने ये बताया, कितनी कड़वी बातें करती हैं, दिल जला के रख देती हैं। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। ज़ुबैर कहने लगा, अच्छा, मैं अम्मा को समझाऊंगा। मैं जानती थी कि वो मुझे झूठी तसल्ली दे रहा है, क्योंकि चची के सामने किसी की नहीं चलती थी, ना ज़ुबैर की ना मेरे चचा की। दोनों बेटियों को मेरी चची ने सर पे चढ़ा रखा था। वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। चची तो बद इखलाक थी, लेकिन दोनों बेटियां भी ऐसे ही थीं। किचन में आती तो कहती, आज हमारा बिरयानी खाने का मूड है, हमारे लिए बिरयानी बनाओ। और देखो सिर्फ आधा किलो चावल की बिरयानी बनाना, सिर्फ हम खाएंगे, तुम लोगों की औकात नहीं है अच्छा खाना खाने की। हमारा बाप कमाता है इसलिए हम अच्छा खाएंगे, तुम लोगों को बस सूखी रोटी पूरी हो रही है ना, इसी पे शुक्र करो। अजीब बात थी कि मेरी चची और उसके बच्चे गोश्त भी खाते थे, अच्छी खुराक भी खाते थे, दूध और फल का इस्तेमाल भी करते थे। एक मैं थी जो सब कुछ बनाती थी, लेकिन हमें अच्छा खाना नसीब नहीं होता था। मेरी चची कह दी, तुम्हारी माँ ने अच्छा खाकर क्या करना है? अब कौन सा तुम्हारा बाप जिंदा है उसके जज्बात को तस्कीन पहुँचाने के लिए? मैं चची की हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने वाली होती कौन है? वो कहने लगी, ज़ुबान संभाल के बात करो, तुम लोगों को हम पाल रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ऐसा करें, इस घर को बेचें, ये दादा की मलकियत और इस घर में हमारा भी हिस्सा है। इस घर को बेचकर आधे पैसे आप लोग रखें और आधे पैसे हमें दे दें, हम अपना घर ले लेंगे और फिर मैं खुद अपने घर की कफालत भी कर लूँगी। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ चची ने मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, ज़ुबान खींच लूँगी तुम्हारी, अगर तुमने मेरे घर पर नज़र रखी तो तुम सब लोगों को ठोकरें मार मार के निकाल दूंगी। एन उसी वक्त चचा घर पर आ गए। मुझे रोता देखकर और मेरे रुखसार पर उंगलियों की छाप देकर वो चची को बुरा भला कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी पर हाथ उठाने की? और वो गलत तो नहीं कह रही, ये घर तुम अपने बाप से लेकर नहीं आई थी, इसमें जितना हक मेरा है उतना मेरे बड़े भाई का भी है और इसके बाद इनकी बीवी और बच्चों का भी है। वो लोग चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़ुबान के जोर दिखाती रहो। अगर तुमने यही रवैया रखा तो मैं ये घर बेचकर इनका हिस्सा इन्हें दे दूंगा। वो कहने लगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ज़ुबैर से कहूँगी मंगनी तोड़ दे। ज़ुबैर भी अपने बाप के साथ खड़ा था, माथे पर बल डाले कहने लगा, अम्मा मैं मंगनी कभी नहीं तोड़ूंगा, आप अपना रवैया दुरुस्त करें, यही आपके लिए
लिए बेहतर होगा। मेरी चची कहने लगी, अभी ये तुम्हारी बीवी बनी नहीं और तुम्हारे तेवर बदल गए, जब बनेगी तब तो तुम हम माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल दोगे। वो कहने लगा, आप खामखा बात को न जाने किस जगह लेकर जा रही हैं। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि ये रिश्ता मेरी ख्वाहिश पर हुआ था और मैं रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। आप अपना रवैया ताई अम्मा से और उनके बच्चों के साथ ठीक रखें तो बेहतर होगा। ये कह के चचा भी अपने कमरे में चले गए और ज़ुबैर भी। और चची की तो जैसे हैरत से आंखें फटी थी। कहने लगी, कमीनी, मेरे बेटे और अपनी अदाएँ दिखाकर उसे मेरे सामने ज़ुबान चलाने पर तुमने मजबूर कर दिया। तुम अभी मुझे ठीक से जानती नहीं हो। जिस माँ की खातिर तुम मेरे साथ जुबान चला रही हो, देखो मैं अब उसका क्या हल करती हूँ। लंगड़ी कहीं की। चच्ची का तो बस नहीं चल रहा था, क्या ना कार गुजरे। वो मेरी माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। मैं वापस जब कमरे में आई तो अम्मा रोई जा रही थी। अब तो उनकी इद्दत भी ख़त्म होने वाली थी। कहने लगी, काश तुम्हारे बाप ने अपना हक अपने भाई को ना दिया होता। ये तो पूरे घर में अपना राज कर बैठी है, हमें कुछ नहीं देगी। मैंने कहा, ऐसा कैसे नहीं देगी? ज़ुबैर जैसा भी है, कम से कम मेरे लिए आवाज़ तो उठाता है। मेरी अम्मा कहने लगी, तुम उसे जानती हो ना, ये बहुत तेज़ त्रास औरत है। मैंने कहा, अम्मा, अगर इस माशरे में रहना है तो हमें भी थोड़ा तेज होना पड़ेगा, वरना ये दुनिया हमें चबाकर खा जाएगी। मैं उनसे अपना हक जरूर लूंगी, क्योंकि इस मकान में मेरे भाइयों का भी हक है। मुझे लग रहा था कि जैसे चचा ने और ज़ुबैर ने मेरा साथ दिया है, हमेशा ऐसे ही देते रहेंगे। मेरी माँ की इद्दत ख़त्म हुई तो चची ने घर के आधे कामों की जिम्मेदारी मेरी माँ पर डाल दी। कुछ मेरी माँ खुद भी मुझसे कहती कि मैं कर लूँगी, तुम कॉलेज में दाखिला ले लो। जब मैंने चचा से कॉलेज में पढ़ने की बात की तो मेरी चची कहने लगी, हराम के पैसे नहीं हैं हमारे पास जो तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च करें। अरे तुमने कौन सा अफसर लगना है, घर का चूल्हा हांडी ही करना है। चचा कहने लगे, वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा, वैसे भी मेरा गवर्नमेंट का कॉलेज है, यहाँ से बस मैं आऊँगी और जाऊँगी, गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं है, इसलिए मेरा कोई बोझ आप लोगों पर नहीं होगा, लेकिन मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ। चची कहने लगी, तो फिर सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? मेरी वालदा कहने लगी, मैं बना लूँगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को पढ़ने दो। मैं वापस कॉलेज जाने लगी। घर का ज़्यादातर काम मेरी वालदा के सर पर आ चुका था, लेकिन एक बार जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश थी कि बस स्टॉप पर पहुँचते पहुँचते मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे और बस भी निकल चुकी थी और दोबारा वो बस 2 घंटे बाद आनी थी। मैं सख्त परेशानी का शिकार हुई थी, तो इस दफ़ा बारिश मज़ीद ज़ोर पकड़ गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी, बस तो आएगी नहीं। अब जेब में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रिक्शा करवाती और ना ही मैं किराया दे सकती थी। मैं बेहद परेशान थी। तेज़ तेज़ कदमों सड़क के किनारे चल रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। 1 मिनट, कहने लगा, सुनिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैंने कहा, जी नहीं, आप कौन होते हैं मुझे घर में छोड़ने वाले? कहने लगा, आप काफ़ी देर से पैदल चल रही हैं और इतनी तेज़ बारिश में शायद आपको बस भी ना मिले। मैंने कहा, यहाँ तो और भी बहुत से लोग हैं जो बारिश में पैदल चल रहे हैं। ऐसा करे, उन पर एहसान करते हैं तो करे, मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो कहने लगा, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, आपकी मर्ज़ी है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी आगे ले गया। मैं पैदल घर पहुंची थी। पूरा यूनिफॉर्म भीग चुका था, मैं भीग चुकी थी। घर आई तो मेरी वालदा दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कहा, बस वक्त से पहले जा चुकी थी, पैदल आ रही हूँ। जैसे मैं अंदर आई, चची और ज़ुबैर भी आ चुके थे। शायद बारिश की वजह से वो भी घर जल्दी आ गए। चची कहने लगी, पता नहीं कहाँ और किसके साथ थी, आकर झूठे बहाने बना रही है। फ़ौरन से चची ने मेरे बारे में गलत बात की ताकि ज़ुबैर मेरे बारे में शक में मुब्तला हो जाए। मैंने कहा कि चची, ज़रूरी नहीं है कि जो को नुसरत करती है मैं भी वही करूं। मेरी बात सुनकर चची तो हैरान रह गई। कहने लगी, तुम होती कौन हो मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने वाली? मैंने कहा, मैंने खुद देखा है, उसको छत पे ना ये कपड़े धोती है और ना ये रस्सी लटकाती है, ना ही कपड़े उतारती है, तो फिर रोज़ाना शाम को छत पे क्या करने जाती है? बराबर वाले कबूतरबाज के साथ नैन मटक्का चल रहा है इसका, आपकी बेटी का। कहेंगी तो सबूत भी पेश करूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। चचा मेरी चच्ची को डांटने लगे कि तुम पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो, घर का काम तो कोई करती नहीं हो, बेटियों की रखवाली ही कर लिया करो।
जुबैर ने भी नुसरत को बहुत डांटा। अब तो वो भी मेरी दुश्मन थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन एक बार जुबैर मुझसे कहने लगा कि दुबई में इसकी नौकरी लग गई है और वो 1 साल के लिए दुबई जा रहा है। वापस आएगा तो वो अपना ज़ाती पैसा कमा कर लाएगा और फिर मुझसे शादी करेगा। मैं अब तक इसलिए चच्ची के सामने ज़ुबान चला लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जुबैर मुझ पर भरोसा करता है। लेकिन अब वही जा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों एक खौफ सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अकेली हो जाऊंगी। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। कहने लगा तुम फिक्र ना करो, जब आऊँगा तो पैसा कमा कर लाऊंगा, इसी घर के ऊपर का पोषण तैयार करवाऊंगा। ताई अम्मा और हमारे दोनों भाई भी यहीं रहेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है तुम लोगों के लिए। लेकिन देखो मुझे जाने दो, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ख़ास मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ मेहनत करने पर सिर्फ चंद हज़ार ही जेब में आते हैं और इससे घर के अखराजात भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। बस मेरे आंसू इसने अपने हाथों से समेटे थे। इसकी भी आंखें नम हो चुकी थीं। मैं उसे कहने लगी ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझसे बात करते रहना। कहने लगा तुम अम्मा को जानती हो, कभी भी मेरी बात तुमसे नहीं करने देंगी। लेकिन मैं वादा करके जा रहा हूँ, वापस ज़रूर लौट कर आऊँगा तुम्हारे पास। वो जा चुका था और चाची को तो जैसे शय मिल गई थी। एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आई तो घर पर सबकी हंसने की आवाज़ें आ रही थीं और मेरे दोनों भाई रो रहे थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो सैन में मेरे दोनों भाई कोने में खड़े रो रहे थे। अच्छा जी की बेटियां हंस रही थीं। मेरी माँ के गले में कुत्ते का पट्टा बंधा था और मेरी चच्ची कह रही थी चलो मेरे बच्चों को कुछ करके दिखाओ। इस पट्टे की रस्सी चच्ची के हाथ में थी और मेरी माँ वैसे भी पोलियो की मरीज़ा थी, लंगड़ा कर चलती थी और चच्ची माँ का तमस्कर उड़ा रही थी। मैंने बैग एक तरफ रखा और जाके चच्ची का गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा होती कौन हो मेरी माँ के साथ ऐसा रवैया करने वाली। लेकिन चच्ची और चच्ची की बेटियां तो शायद पहले से तैयार थीं। वो तो अचानक ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। दोनों बेटियां भी मुझे मारने लगी। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उनको धक्का दे दिया गया। मेरे भाई आए तो उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। मेरी चच्ची ने मुझे मेरी माँ को मेरे दोनों भाइयों को धक्का देकर घर से निकाल दिया। कहने लगे जुबैर को तुमने काबू कर रखा था, अच्छा हुआ कि वो दुबई चला गया। जब वो आएगा तो मैं उसकी शादी एक बहुत अमीर लड़की से करूंगी। तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसी वक्त चचा भी आ गए। मैंने रो के चचा को सब कुछ बताया, लेकिन चच्ची आंसू बहाने लगी। कहने लगी आपको तो सच नज़र ही नहीं आता। आपकी ये भतीजी और आपकी भाभी मेरे बच्चों की जान की दुश्मन है। आपकी भाभी ने खाने में जहर डाल दिया था। अगर मैं ना देखती तो आज मेरे बच्चे और मैं ये खाना खा के मर चुके होते। यकीन नहीं आता तो ये खाना किसी कुत्ते के आगे डाल कर देख लो। चचा ने पका हुआ खाना सामने कुत्ते बिल्लियों के आगे डाल दिया, जिसे खाते ही वो मर गए। चचा को लगा कि शायद मेरी माँ ही झूठी है, इसलिए कहने लगे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हम लोग फुटपाथ पर आकर बैठ गए। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना हमारे पास घर था ना पैसा। मैं भीख मांगने लगाई कि अपने भाइयों का पेट भर सकूं। एक दिन हम सड़क किनारे बैठे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा तो वही नौजवान था। हैरत से मुझे देखने लगा और बोला आप लोग मेरे साथ आए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम उसके साथ चले गए। वह हमें बड़े से बंगले में ले गया। कहने लगा मेरी माँ बीमार रहती है, अगर आप इनकी देखभाल कर लें तो मैं आप लोगों को क्वार्टर में रख लूँगा। वो नौजवान शायद अपनी वालदा की बीमारी से परेशान था और इसे अपनी माँ के लिए किसी मुखलिस मुलाजमत की ज़रूरत थी। मैंने उसकी माँ की खिदमत शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, 1 साल का अरसा बीत गया। एक दिन जुबैर का मेरे नंबर पर फ़ोन आया, तुम कहाँ हो? मैंने उसे अपना पता दिया और रोने लगी। मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। कहने लगा अम्मा को फालिज का अटैक हो गया है, बिस्तर से लग गई हैं। अब उस घर में तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी माँ ने जो किया वो भुगत लिया। जुबैर ने ऊपर का पूरा पोर्शन बनवाया जहाँ मेरी वालदा और भाई रहने लगे। मेरी और जुबैर की शादी भी हो गई थी। अब चच्ची मुझे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जिस माँ की वजह से वो बदतमीज़ी करती थी वह मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर थी। यहाँ तक कि खाना पीना भी खुद से नहीं कर सकती थी। जुबैर ने मुझसे कहा मेरी माँ का ख्याल रखना, सिर्फ इसलिए कि ये मेरी ख्वाहिश है, वरना सच कहूँ तो मुझे इस औरत से कोई हमदर्दी नहीं थी जिसने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। चचा भी हमसे माफ़ी मांग चुके थे।
क्योंकि अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि कसूर चची का था। मैंने सिर्फ ज़ुबैर की मोहब्बत में इनकार नहीं किया था। चची मुझे मशकूर नज़रों से देखती, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया था क्योंकि इतना बड़ा दिल मेरे पास नहीं था। आप बताएं, क्या माफ़ करना वाकई इतना आसान है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।